चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स। इसका मतलब कि हमारा कानून कैसे बना और उसके फीचर्स के बारे में हमें समझना है। जिसमें कल के वीडियो में हमने समझा था कि हमारा कानून कैसे बना। 1947 में हमें असली में आज़ादी मिली थी, लेकिन 1946 से ही ब्रिटिशर्स ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि अब हम आपको आज़ादी देने के लिए तैयार हैं, भारत को आज़ादी देने के लिए तैयार हैं। और इसकी वजह से ही 1946 से ही हमारे इंडिया के जो भी मेन लीडर्स थे, उन्होंने नया कानून बनाने का सोचा कि अगर ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो उसके बाद नया कानून कौन सा होगा। ठीक है, उन लीडर्स को, जैसे कल हमने समझा था कि 3 साल जितना टाइमिंग लगा नया कानून, नया ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को इसे इम्प्लीमेंट किया गया, जिसे जो है वो रिपब्लिक डे की तरह माना जाता है हमारे देश में। इसके बाद हमने समझा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। प्रीएम्बल किसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का? इसका मतलब प्रीएम्बल मतलब कहलाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का समझो इंडेक्स कहता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी बातें इंक्लूडेड हैं, कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, जो लॉज बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, वो कौन से टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ये सब उस प्रीएम्बल में लिखा हुआ होता है। कल हमने सिर्फ प्रीएम्बल का मीनिंग समझा था, आज उसी का ही नेक्स्ट पॉइंट देखें तो वो आता है पिलर्स ऑफ द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के मेन पिलर्स, कल जो हमने वो फोटो देखा था ना प्रीएम्बल का, कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्टिंग पेज वो ये प्रीएम्बल होता है, जिसके अंदर जो भी कैपिटल लेटर्स होते हैं ना, वो सब उस प्रीएम्बल के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन उनमें से जो 3 मेन पिलर्स कहलाते हैं कि जिनसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है, वो 3 मेन पिलर्स होते हैं डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलरिज्म। जिसमें हम ये तीनों के बारे में समझें एक एक करके। तो सबसे पहले समझते हैं डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकशाही। डेमोक्रेसी मतलब लोकशाही कहलाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई एक इंसान का शासन नहीं चलता, मतलब यहाँ पे कोई राजाशाही की तरह नहीं है। यहाँ पर पूरा कंट्रोल यहाँ के लोगों के हाथों में होता है। यहाँ का मैनेजमेंट वो कौन कर सकते हैं? तो यहाँ के लोग कर सकते हैं। इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी वो जनरली ग्रीक वर्ड में से बना हुआ है, जिसमें से डेमो, तो डेमोस का मतलब होता है लोग, पीपल, एंड क्रेटोस, तो क्रेटोस का मतलब होता है पावर। तो इसका मतलब ये है कि जिस कंट्री में पूरा पावर लोगों के हाथ में हो ना, तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है, और उस सिस्टम को डेमोक्रेसी सिस्टम कहते हैं। सही बात है ना। हमारा ही ऐसे, हमारी इंडिया ऐसी कंट्री है जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री में से एक कहलाती है। यहाँ पर पूरा पावर वो लोगों के हाथ में है। इसका मतलब हम लोग ही, वो हमारे पसंद किए हुए जो भी नेता होते हैं ना, उनके थ्रू ही सरकार चलती है। मतलब जो भी सरकार बनती है उसमें हम लोग ही अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। इंडिया के लोग, यहाँ के लोग जिसको चुने तो वही एक सरकार बनाता है ना, और कोई तो नहीं ना। इसलिए तो हमारी कंट्री वो कैसी डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है। वो कहते हैं ना डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। इसका मतलब कि लोगों का, लोगों से और लोगों के लिए ही चलने वाली कंट्री। तो ऐसी हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसमें जो भी गवर्नमेंट पूरा काम करती है ना, आपने गवर्नमेंट को जो है वो ये पूरा क्या कहते हैं कि पूरा सिस्टम देखा होगा, कैसे एकदम लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक हर कोई पर्सन काम करता है। और उन्हें पसंद कौन करते हैं? तो उन्हें पसंद हम पब्लिक करते हैं। कि यहाँ के लोग ही, वो इलेक्शन का जब टाइमिंग आता है तब वोट देते हैं, और वोट देते वक्त जो है वो ये नेता चुनते हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि हमारा देश कौन चलाएगा। और लोगों के हाथ में ही पूरा पावर होता है कि वही डिसाइड करे कौन देश चलाएगा। और अगर उन सब का टाइमिंग
जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट हो ना, उन गवर्नमेंट का टाइमिंग 5 साल का होता है। जो भी सरकार बनती है उसका टाइमिंग कितना होता है, 5 साल का। मतलब कि 5 साल तक वो गवर्नमेंट वो देश को संभालती है। लेकिन अगर उस 5 साल के बीच में ही वो गवर्नमेंट अगर देश को न संभाल पाए या तो फिर ठीक से काम न कर पाए, तो फिर तो भी ये पावर लोगों के हाथ में ही होता है कि 5 साल से पहले भी उस गवर्नमेंट को अपनी प्लेस से हटाकर और फिर से इमरजेंसी इलेक्शन करवा सकते हैं। मतलब फिर से दूसरी सरकार ला सकते हैं। सही बात ना। मतलब यहाँ पे पूरा पावर वो किसके ऊपर है, लोगों के हाथ में। सरकार के हाथ में पावर नहीं कहलाता। इसी वजह से तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है ना, वो डिपेंडेंट गवर्नमेंट कहलाती है। लायबल गवर्नमेंट या तो डिपेंडेंट गवर्नमेंट। सही बात है। और वो सरकार भी हमेशा के लिए तो कभी नहीं टिकती। उनका साल ही 5-5 साल का टाइमिंग होता है। टाइमिंग ही 5-5 साल का होता है ना। इसकी वजह से तो हर 5 साल के बाद लोगों के हाथ में पूरा पावर होता है कि जो पहले 5 साल में उस इंसान ने बराबर काम नहीं किया, तो अब दूसरी बार उसको वोट मत देना, अब उसके आगे दूसरा इंसान काम करेगा। है कि नहीं। तो पावर लोगों के हाथ में ही होता है। और ये पावर के लिए हमारे यहाँ पर इलेक्शन के टाइम में जैसे वोटिंग वोटिंग सिस्टम करते हैं ना, इस वोटिंग सिस्टम में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मतलब हर किसी को ये एक राइट, ये एक हक मिला हुआ है कि कोई भी पर्सन जिसकी एज 18 ईयर्स से उससे ज़्यादा हो, इंडिया का रहने वाला कोई भी पर्सन जिसकी एज 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा हो, फिर भले वो कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी जो है वो जेंडर का हो, कितनी भी उसकी एजुकेशन हो, कितनी भी इनकम हो, कोई भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन के बिना उसे वोटिंग करने का राइट मिलता है ना राइट। कि 18 ईयर्स से बड़ा जो भी हो तो उसे वोट डालने का हक मिलता है। आपकी एज भी जब 18 ईयर्स की हो जाएगी तब उसके बाद ही आपको वोट डालने का हक मिलता है। और फिर उसके बाद आप वोटिंग के थ्रू इस देश की सरकार पसंद कर सकते हो। ठीक है। अभी तक ये पावर वो आपके पेरेंट्स के हाथों में है। वो लोग बड़े हैं, उन लोगों के हाथों में ये पावर है कि वो हमारे देश की सरकार कैसे बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जब आप 18 ईयर्स के बड़े हो जाओगे तो फिर ये जो है वो सिस्टम वो आपको भी मिलेगा, मतलब ये पावर आपको भी मिलेगा। सही बात है। तो देखो, हमारे प्रीएम्बल का पहला पिलर कहलाता है डेमोक्रेसी, और दूसरा पिलर आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। ओके। देखो, हमने प्रीएम्बल के बारे में कल एक बात पढ़ी थी। उसमें ये था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ना 1950 से जब बना, इम्प्लीमेंट हुआ जब, तब से लेकर 1976 तक कोई भी चीज़ प्रीएम्बल में चेंज नहीं की गई थी। लेकिन 1976 में 3 नए वर्ड ऐड किए गए थे, जिसमें से एक वर्ड ये था, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड, इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो कंट्री है ना, वो कैसी कंट्री कहलाती है, तो सोशलिस्ट कहलाती है। यहाँ पर जो भी कामकाज किया जाता है ना, फिर भले वो गवर्नमेंट का हो या इंडिविजुअल आप लोगों का हो, कोई भी एक पर्सन का क्यों ना हो, जो भी कामकाज किया जाता है ना, वो हमेशा सोसाइटी को ध्यान में रखकर, सोसाइटी की भलाई को ध्यान में रखकर और फिर किया जाता है, तब तक नहीं। इसे ही कहते हैं सोशलिस्ट। सही बात है ना। और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो भी नए रूल्स बनाए जाते हैं, वो भी सबके लिए इक्वली बनाए जाते हैं। उसमें कोई भी तरह का जो है वो ये भेदभाव नहीं होता। कोई भी तरह का भेदभाव नहीं होता कि भाई अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग कानून बने, या वो ये रिलीजन का है तो उसके लिए अलग कानून, वो रिलीजन का हो तो उसके लिए अलग कानून बने। ऐसा कोई रूल हमारे यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सबको इक्वल माना जाता है, और जो भी वर्क किया जाता है ना, गवर्नमेंट का हो या आपका इंडिविजुअल का हो, सबको ध्यान में रख कर किया जाता है
कि गवर्नमेंट जब भी वो काम करती है ना, तो ये पहले यही सोचती है कि जो भी पुअर पर्सन है, उन पुअर पर्सन को आगे कैसे लाया जाए, मतलब उनका डेवलपमेंट की कैसे किया जाए, उनकी पॉवर्टी कैसे दूर की जाए, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसे अच्छा किया जाए। ये सरकार हमेशा ध्यान रखती है, और उसमें कोई भी तरह का भेदभाव नहीं कि ये वो इस रिलीजन का है या वो रिलीजन का है। गवर्नमेंट हमेशा सबके लिए काम करती है। इसके लिए जब गवर्नमेंट को 5 साल का टाइमिंग मिलता है ना, कोई भी सरकार जैसे 5 साल की होती है, तो इस 5 साल की टाइमिंग में गवर्नमेंट प्रॉपरली प्लानिंग करती है कि जिससे जो भी पुअर पर्सन है, जो भी गरीब लोग हैं, वो हमेशा खुद को आगे बढ़े, या उनको कोई भी तरह से जो है वो ये फ़ायदा मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार काम करती है। तो हमारी ऐसी गवर्नमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? सोशलिस्ट गवर्नमेंट, जो सोसाइटी के लिए पहले काम करती है। उसके बाद दूसरा आता है, वो आता है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है बिन सांप्रदायिकता। सेक्युलरिज्म, इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ पर कोई भी तरह के रिलीजन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी तरह के धर्म में भेदभाव किया जाता नहीं है, कि हमारी कंट्री वो बिन सांप्रदायिक कंट्री है, या तो सेक्युलर कंट्री है। ये वर्ड भी 1976 के चेंजेस में प्रीएम्बल में ऐड किया गया था कि उसके बाद हमारी कंट्री जो है वो सेक्युलर कंट्री कहलाती है, कि यहाँ पर जो है वो कोई भी पूरी कंट्री या तो कोई भी स्टेट या तो कोई भी तरह का प्लेस वो कम्प्लीटली कोई रिलीजियस प्लेस नहीं बन सकता है ना, एक रिलीजन का प्लेस नहीं बन सकता। यहाँ पर हर रिलीजन को जो है वो परमिशन दी जाती है और एक्सेप्ट किया जाता है। इसकी वजह से तो हमारे इंडिया में देखो ना, तो हर रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं, है कि नहीं? कि उसमें कोई भी एक रिलीजन के साथ कोई भी तरह का भेदभाव नहीं करते कि भाई यहाँ पर इस रिलीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए या दूसरे रिलीजन को कम इम्पोर्टेंस दी जाए। यहाँ पर हर रिलीजन को इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाती है। हर तरह के फेस्टिवल्स भी वैसे ही मनाए जाते हैं, और हर तरह के यहाँ पर जो भी रीति रिवाज उनके होते हैं, हर रिलीजन के जो भी रीति रिवाज होते हैं, उन्हें भी पूरी तरह से मनाया जाता है। इसलिए यहाँ पर कोई भी तरह का रिलीजन में भेदभाव नहीं है। वो एक वर्ड कहते हैं ना, सर्वधर्म समदृष्टि और सर्वधर्म समभाव, मतलब सभी धर्म को समदृष्टि मतलब एक जैसी नज़र से देखते हैं, और सर्वधर्म समभाव, और सभी धर्म के लिए मन में एक जैसा भाव, एक जैसी फीलिंग्स रखते हैं। कोई भी भेदभाव नहीं होता, न फिर वो कानून में न कोई दूसरी चीज़ में। हमारे यहाँ पे कोई कानून में भी ऐसे नहीं कहा जाता कि भाई इसके लिए नए रूल्स बनाओ या उसके लिए उस रिलीजन के लिए अलग से रूल्स बनाओ। यहाँ सबके लिए एक जैसे रूल्स बनाए जाते हैं। इसे कहते हैं सेक्युलरिज्म। तो ये प्रीएम्बल के मेन पिलर्स कहलाते हैं, और इनसे पता चलता है कि हमारी कंट्री ऐसी है। हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है, हमारी कंट्री सोशलिस्ट कंट्री है, और हमारी कंट्री कैसी है? सेक्युलर कंट्री है। बराबर। तो जैसे ये प्रीएम्बल के पिलर्स देखे ना, अब हम लोग चैप्टर का दूसरा पार्ट देखें। जो पॉइंट आता है बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेशलिटीज़ क्या क्या है, मेन फीचर्स कौन कौन से हैं। जिनमें सबसे पहला फीचर आता है वो आता है रिटन डॉक्यूमेंट। सही बात है, जैसे हमने पहले भी देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसा है? रिटन डॉक्यूमेंट, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अपने वहाँ पर रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं रखते। जो भी कायदे कानून होते हैं ना, वो लोग लिखते नहीं हैं, सिर्फ मानते हैं। जैसे कि ब्रिटेन है, इज़राइल है, बराबर। ये दोनों जो कंट्रीज़ है ना, उसमें रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, ओरल डॉक्यूमेंट है। मतलब जो भी रूल्स, जो भी कायदे कानून, जो भी लॉज हैं, वो सब चीज़ें ओरली वो मानते हैं, रिटन में नहीं। जबकि इंडिया में और दूसरे बाकी बहुत सारे देशों में, ऑलमोस्ट कंट्रीज़ में रिटन डॉक्यूमेंट माना जाता है। कल भी जैसे बताया था ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ की डिटेल है कि अगर किसी ने ये गलती की तो उसे ये सज़ा, दूसरी गलती की वो सज़ा, या तो हमारे देश में कौन सा काम कैसे चलना चाहिए, कब होना चाहिए, ये सब चीज़ों
का एक एक पॉइंट वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसा है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स में, सेकंड आता है वो आता है साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की साइज, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टोटल 22 समझो चैप्टर्स में जो है वो डिवाइडेड है। 22 पार्ट्स में हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड है, जिसमें 395 जितने आर्टिकल्स और 8 जो अभी चेंज होकर 9 उसके बाद चेंज होकर 12 जितने अपेंडिक्स हैं। हमारे यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ कि जिसमें हमारी कंट्री का दूसरी कंट्री से कैसे रिलेशन होगा, हर एक कंट्री का जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो मेन दिल्ली की सरकार है, उसका हर एक स्टेट के साथ कैसा रिलेशन होगा, हम लोगों को कौन सी राइट्स मिलेगी, हमारी ड्यूटीज़ कौन सी होगी। इसके अलावा यहाँ पर जैसे भाई पुलिस डिपार्टमेंट है वो कैसे काम करेगा, या फिर जो है वो जैसे कोर्ट डिपार्टमेंट है, हर तरह की जो कोर्ट अदालतें होती हैं वो कैसे काम करेगी, यहाँ पर इलेक्शन कब कैसे होंगे, किसके लिए कौन सी स्पेशल जो है वो रिजर्वेशन रखी जाती है। जो लो कास्ट के लोग होते हैं ना, SC और ST या वैसे, तो उनके लिए स्पेशल हर जगह पर रिजर्वेशन रखते हैं, तो किसके लिए क्या रिजर्वेशन रखी जाएगी। ऐसे हर एक चीज़ की, हर छोटी छोटी चीज़ की डिटेल में जो है वो समझो मेंशन वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की साइज़ वो सबसे बड़ी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। ओके, उसके बाद आता है सिंगल सिटीजनशिप मतलब इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं ना, तो उन्हें सिंगल सिटीजनशिप मिलती है। मतलब कि हम लोग, सिटीजनशिप मतलब क्या कहलाती है कि नागरिकता, कि आप लोगों के पास हर किसी के पास, जो अगर आपके पास ना हो तो आपके बड़ों के पास होगा, तो उनमें जो है हर किसी को एक आइडेंटिटी मिलती है, एक पहचान मिलती है कि आप कौन से देश के हो। उसमें फिर भले इलेक्शन कार्ड हो या आधार कार्ड हो या और कुछ, ये कार्ड से पहचान मिलती है ना कि आप लोग कौन सी कंट्री के हो, कि इंडियन उसमें लिखा हुआ होता है, ये आपकी इंडियन सिटीजनशिप है। और हमारी कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप मिलती है, मतलब पूरी इंडिया में कहीं पर भी रहें तो उन सबके लिए एक ही सिटीजनशिप है। फिर पता है आपको जो है वो सिटीजनशिप चेंज करनी हो, या तो फिर जो है वो दूसरी कंट्रीज़ में जाना हो, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी होती है। जनरली आप वीज़ा लेते हो ना, वीज़ा लेते हो कि नहीं, मतलब कि अगर आपको दूसरी कोई कंट्री में जाना है, अमेरिका घूमने जाना है, तो उसके लिए आपको वीज़ा लेना पड़ता है। मतलब कि वहाँ की सिटीजनशिप के लिए आपको परमिशन लेनी होती है कि हम लोग आपकी कंट्री में घूमने आ रहे हैं, या रहने आ रहे हैं, या काम करने आ रहे हैं, वॉटएवर। लेकिन आपको अगर अपनी ही कंट्री में कहीं घूमना हो, जैसे आप गुजरात में रहते हो, गुजरात से महाराष्ट्र जाना है, तो क्या आपको वीज़ा लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से कि हम लोग आपकी कंट्री, आपके स्टेट में आ रहे हैं? नहीं ना, कि पूरी इंडिया में कहीं पर भी घूमो आपको कोई ऐसी परमिशन नहीं लेनी पड़ती। इसी वजह से हमारी कंट्री का ये सिटीजनशिप वो कैसा, सिंगल सिटीजनशिप कहलाता है। सही बात है ना, इसकी वजह से तो हमें कहीं पर भी जाने की कोई तरह की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। एक अमेरिका में देखो ना, तो अमेरिका में जो है वो ड्यूअल सिटीजनशिप है, एक यूनाइटेड स्टेट का और एक अमेरिका का खुद का। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हर एक जगह पर कैसा चलता है, तो फिर सिंगल सिटीजनशिप चलती है। ओके, उसके बाद का दूसरा स्पेशल फीचर आता है, वो फीचर आता है द सेंटर विथ स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर। जिसके अंदर के पॉइंट्स भी समझते हैं। लेकिन समझो ये जो फेडरल वर्ड है ना, फेडरल मतलब कि भाई एक जैसा, एक लेवल में आया हुआ, उसे फेडरल कहते हैं। लेकिन ये फेडरल वर्ड है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी प्रॉपरली यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी जगह पर लिखा हुआ होता है यूनियन ऑफ स्टेट्स।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल की जगह पर यूनियन ऑफ स्टेट लिखा हुआ है कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं ना, वो सभी स्टेट्स एक साथ मिलकर जो है वो रहते हैं, है कि नहीं, कि सभी जितने भी स्टेट्स हैं सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। और उन सब के ऊपर जो है एक मेन गवर्नमेंट रहती है। आप सबको पता है आप सबको पता है कि जैसे हम लोग गुजरात में रहते हैं तो गुजरात की एक गवर्नमेंट है ना, गुजरात सरकार जिस जो हम लोग कहते हैं। और इसके अलावा पूरी इंडिया की अगर कहो तो पूरे इंडिया में एक मेन सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है जो है दिल्ली में। दिल्ली की मेन गवर्नमेंट जिसे यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट या तो यूनियन गवर्नमेंट। हर स्टेट की अलग अलग होती है, गुजरात की अलग गुजरात गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की अलग महाराष्ट्र गवर्नमेंट, राजस्थान की अलग राजस्थान गवर्नमेंट। लेकिन लेकिन पूरी इंडिया की एक ही मेन गवर्नमेंट, वो है यूनियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हर स्टेट अलग अलग अपने हिसाब से गवर्नमेंट बनाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर है, यूनियन ऑफ स्टेट है कि इन सभी स्टेट्स के ऊपर एक मेन गवर्नमेंट जरूर रहती है ना, मेन गवर्नमेंट उसके ऊपर ज़रूर रहती है। और इसकी वजह से जो है वो हमारे यहाँ पर कोई भी सिचुएशन के लिए या कोई भी कामकाज के लिए जब कोई पर्टिकुलर डिसीज़न लिया जाता है ना, तो कौन सा डिसीज़न कौन सी गवर्नमेंट लेगी उसके लिए एक लिस्ट बनाई जाती है, जो आपको आगे के पॉइंट्स में है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेसिड्यूरी पावर। ओके, तो कौन सा काम कौन सी गवर्नमेंट करेगी इसके लिए एक लिस्ट बनाई जाती है, बराबर। फिर उनके हिसाब से उनका वर्क होता है। चलो एक एग्जांपल समझो कि भाई ये गवर्नमेंट कैसे काम करती है ना, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ये एग्जांपल समझो। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ना आपके स्कूल का होता है कि आपके स्कूल में कैसा होता है कि जितने भी अगर जो है वो स्टैंडर्ड हुए ना, जितने भी स्टैंडर्ड्स हुए, हर स्टैंडर्ड के अंदर अलग अलग सेक्शन होते हैं। और हर स्टैंडर्ड के जो भी सेक्शन होते हैं ना, उन सब के अलग अलग क्लास टीचर्स होते हैं। आप भी 9th स्टैंडर्ड में हो, बराबर, आप जब स्कूल जाते हो तो उस वक्त आपके स्कूल में हर एक के अलग अलग सेक्शन होते हैं और हर एक के पर्टिकुलर क्लास टीचर होते हैं कि नहीं। तो जो क्लास टीचर होते हैं ना, वो क्लास टीचर आपके क्लास के लिए डिसीजन लेती हैं। क्लास टीचर कहते हैं ना, मेरे क्लास में ये नहीं होना चाहिए, मेरे क्लास में ऐसे रूल चलेगा, ये रूल मेरे क्लास में चलेगा, क्लास टीचर कहते हैं कि नहीं। लेकिन उन सब के ऊपर जो है वो एक मेन होते हैं, वो होते हैं प्रिंसिपल, कि जिनका रूल सभी क्लास में चलता है। क्लास टीचर का रूल सिर्फ उनके क्लास में ही चलता है, दूसरे क्लास में नहीं चलेगा। आप जिस क्लास में हो, आपके जो क्लास टीचर होंगे उनका रूल वहाँ पे चलेगा। देखो भाई ये मेरा क्लासरूम है, मैं आपकी रोज़ अटेंडेंस भरूंगी और इसकी वजह से आपके क्लास में जो भी रूल्स होंगे ना वो मैं बनाऊंगी, भाई यहाँ पे मेरे हिसाब से ही चलना है। तो वो आपके क्लास में वैसे चलेगा, दूसरे क्लास में जाकर तो टीचर ऐसा नहीं कह सकती ना, वहाँ पर तो उनके रूल्स चलेंगे। लेकिन जो प्रिंसिपल हुआ है, वो प्रिंसिपल आकर तो सभी टीचर्स को सभी क्लासरूम के लिए इक्वली रूल्स बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कि आज से ये रूल है, तो वो एक क्लास के लिए थोड़ी सब के लिए, फिर तो उन टीचर्स को भी मानना पड़ता है कि नहीं। ऐसे ही है ना, हमारी कंट्री में भी होता है। जैसे कि गुजरात गवर्नमेंट है, गुजरात सरकार हुई, तो गुजरात सरकार गुजरात के लिए रूल्स बनाएगी। देखो भाई मेरे गुजरात में ये होना चाहिए, मेरे गुजरात में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये रूल्स ऐसे ही होने चाहिए, तो सिर्फ गुजरात के लिए। लेकिन उनके ऊपर अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई रूल बना देना, तो वो रूल प्रिंसिपल की तरह होता है कि भाई सबको मानना पड़ता है, सब गवर्नमेंट को कंपलसरी मानना पड़ता है और उसके हिसाब से चलना होता है कि नहीं। तो ऐसे ही पूरी कंट्री काम करती है। और इसके लिए जब कोई टॉपिक्स होते हैं ना, कोई ऐसे टॉपिक्स कि जिनके ऊपर डिसीजन लेना हो, तो फिर वो डिसाइड करते हैं। आपके स्कूल में भी होता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो प्रिंसिपल खाली डिसाइड करता है कि देखो भाई इनके बारे में डिसीजन मैं लूँगा, आप टीचर्स मत लेना। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो टीचर डिसाइड करती है कि देखो इसके बारे में भाई मैं डिसीजन लूँगी, ये मेरा क्लास है। उसके बारे में प्रिंसिपल भी बोले तो मुझे नहीं चलेगा,
टीचर्स के लिए कुछ टॉपिक होते हैं ना ऐसे, फिर वो टीचर जो है वो कहती है कि देखो भाई कोई भी होमवर्क ना करे तो उसको पनिशमेंट मेरे हिसाब से मिलेगी, उसमें फिर प्रिंसिपल की भी नहीं चलेगी, है कि नहीं। तो कुछ टॉपिक्स स्टेट गवर्नमेंट संभालती है और कुछ टॉपिक्स होते हैं वो दोनों संभालते हैं। आपके स्कूल में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो दोनों डिसीजन लेते हैं, दोनों मिलकर, टीचर्स और प्रिंसिपल मिलकर डिसीजन लेते हैं। आ रही है बस समझ में। हमारे यहाँ पर भी कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और वो डिसीजन कहलाते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनियन लिस्ट। ओके, वो यूनियन लिस्ट कहता है। यूनियन लिस्ट मतलब ऐसे टॉपिक्स की लिस्ट कि जिनका डिसीजन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और वो डिसीजन पूरे कंट्री को मानना पड़ता है। यूनियन लिस्ट में ना कुछ 97 सब्जेक्ट आते हैं, मतलब 97 टॉपिक्स आते हैं, जिनमें डिफेंस, फॉरेन अफेयर, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, रेलवे, कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। इन सब के लिए डिसीजन वो कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इनका डिसीजन ले पाती नहीं है। फिर दूसरे नंबर पे जो लिस्ट आती है ना वो आती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि जिनका डिसीजन हर एक स्टेट गवर्नमेंट लेती है। जैसे कि इसके अंदर 66 सब्जेक्ट आते हैं, है ना, 66 सब्जेक्ट कि जो 66 सब्जेक्ट में इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, हेल्थ, लैंड, इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स, ये सब टॉपिक्स आते हैं। इन सब चीज़ के लिए डिसीजन लेना, लॉज बनाना, नए रूल्स बनाना, वो सब किसका काम है? स्टेट का। ये सब स्टेट लिस्ट में आते हैं। दूसरा आता है, वो आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब ऐसी लिस्ट कि जिसके अंदर दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं, कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का डिसीजन मानना पड़ता है। इसके अंदर 47 सब्जेक्ट आते हैं, 47 टॉपिक्स। जैसे कि कोई क्रिमिनल या सिविल प्रोसीजर का, या कोई मैरिज और डाइवोर्स का कोई डिसीजन हो, एजुकेशन का, इकोनॉमिक प्लानिंग का, ट्रेड यूनियन का, तो ये सब डिसीजन वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर लेती हैं। ठीक है। और उसके आखिरी में आते हैं, वो आते हैं रेसिडुअरी पावर्स, मतलब बचे हुए पावर्स। कि अगर कोई ऐसे टॉपिक्स हो जो ऊपर के तीनों में ना फिट आते हो या तीनों में रह गए हो, ठीक है, तीनों में रह गए हो, कि कोई यूनियन लिस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट टॉपिक संभालते हैं, स्टेट लिस्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलकर संभालते हैं, और इसके अलावा अगर कोई टॉपिक बाकी हो ना तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि वो टॉपिक्स कौन संभालेगा। रेसिडुअरी पावर में वो पावर यूनियन को, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, दिल्ली की गवर्नमेंट को होता है कि वो डिसीजन लेती है कि भाई इसको कौन संभालेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कोई टॉपिक्स हो तो उसमें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्टेट गवर्नमेंट को, समझो गुजरात को कह दिया कि चलो भाई रेसिडुअरी में से, बचे हुए में से इतने टॉपिक्स तुम संभालना, इनके डिसीजन तुम लेना, बराबर ना, बाकी के नहीं। तो वो जो टॉपिक्स हुए ना, वो टॉपिक्स उनका मेन डिसीजन भी किसके हाथों में होता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में। वही डिसाइड करती है कि वो डिसीजन किसको मिलेंगे। ओके, तो आज जैसे हम लोग बेसिक फीचर्स में ये 4 फीचर्स देखे ना, ऐसे ही इनके दूसरे फीचर्स भी हैं जो अब हम लोग अगले के वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, आगे के वीडियोस में। ओके, थैंक यू।